हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक, बिल्कुल। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ की आखिरी एप्लीकेशन, जो कि है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे? देखो, हम मान लेते हैं कि एक बहुत पतली शीट है हमारे पास और इनफाइनाइट डायमेंशंस की शीट है। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत बड़ी है ना? इतनी नहीं है, बहुत बड़ी शीट है। कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, हमको नहीं पता उसके बारे में। और उस इनफाइनाइट शीट के पास एक पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि गॉस लॉ की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी जो शीट है वो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, शीट हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कंसिडर करना है इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस। अब देखो, ये जो मैंने इस तरीके से इसकी जो शेप बनाई है, यहाँ पर मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये शीट यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। जैसा कि मैंने बताया, ये इनफाइनाइट डायमेंशंस की है, तो इधर से भी आगे जाएगी, उधर से भी ऊपर जाएगी। ठीक है ना, बहुत बड़ी शीट है। तो हमने इसके अराउंड मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और ये बहुत पतली शीट है, इसकी थिकनेस आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस इसके अराउंड कंसिडर करते हैं। जो हमारे स्टेप्स थे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के, कि हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करें जिसके अंदर ये पूरा आ जाए। बट क्योंकि ये इनफाइनाइट डायमेंशंस का है, तो ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, हम एक चालाकी करते हैं थोड़ी सी। हमने क्या किया, हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो एक छोटा सा सिलेंडर है और इसके थ्रू पास हो रहा है। एक छोटा सा सिलेंड्रिकल सरफेस है जो इसके थ्रू पास हो रहा है। क्योंकि ये शीट जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और हमने इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस तरीके के गॉसियन सरफेस को लेने का लॉजिक ये है कि मैं इस शीट के छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा। तो पूरी शीट के लिए अगर मैं यहाँ पर इस हिस्से के पास एक पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, तो इस हिस्से के पास भी उतनी ही होगी, इस हिस्से के पास भी उतनी ही होगी। ठीक है, हर जगह पर सेम होगी ना। तो मैं एक छोटे से पार्ट के लिए फाइंड कर लेता हूँ, पूरे के लिए आ जाएगी, पूरे के लिए भी वही होगी। मतलब ये सिलेंडर इसके थ्रू पास हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी आएगा बाहर। ठीक, समझ में आया? ये सिलेंडर इसके थ्रू पास हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है शीट, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी शीट के पास? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम शीट। और ये शीट के दूसरी तरफ, पीछे वाली साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस वाले पार्ट से, जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है, यानी ये जो पार्ट है, इतने हिस्से का जो चार्ज है वो मान लेते हैं कि Q है। पूरा तो इनफाइनाइट है ना, तो पूरे का चार्ज तो इनफाइनाइट ही होगा। इतने हिस्से का हम मान लेते हैं कि Q है। और ये जो सरफेस है या ये सरफेस हम लोग मान लेते हैं कि S है, तो ये भी S होगा, ये भी S होगा। अब इसके ना 3 सरफेस हैं इस सिलेंडर के, एक ये कर्व्ड और एक इस तरफ वाला फ्लैट, यानी कि ये वाला, और एक इस तरफ वाला फ्लैट। अब हम देखें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि हमने इसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है ना। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम क्या कहती है कि E इंटू एस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E यहां पर इस हिस्से पर, इस पॉइंट पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वो किस तरफ होगी? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ठीक, और इसका एरिया जो है वो S है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर कैसे होता है किसी भी एरिया का? एरिया वेक्टर होता है
परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, तो इस हिस्से का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। सिमिलरली इसका जो एरिया वेक्टर होगा और इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर है ही इस तरफ। इसका मतलब है कि फ्लैट पोर्शंस के लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं कर्व्ड पार्ट की। इसके कर्व्ड पार्ट पे कहीं पर भी आप एक छोटा सा एरिया लो तो देखोगे कि उसका जो एरिया वेक्टर है वो तो ऐसे है परपेंडिकुलरली, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह ऐसे है ना। हम बोल सकते हैं कि इसका जो कर्व्ड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के अलोंग है, मतलब टेंजेंशियल है ऐसे, और जब हम उसका एरिया वेक्टर लेंगे तो वो ऐसे आएगा। ये ऐसे है ना, तो यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बट फील्ड हर जगह ऐसे है। तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो टोटल जो फ्लक्स रहेगा, इस वाले सरफेस का फ्लक्स मान लेते हैं φ1, इस वाले सरफेस का फ्लक्स मान लेते हैं φ2, और कर्व्ड वाले सरफेस का जो हमें पता चल गया कि 0 है उसका हम लोग मान लेते हैं कि φ। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होता है यानी कि EdS, वो जो चार्ज एनक्लोज करा है उस सरफेस ने, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो चलो अब इनकी वैल्यूज हम पुट करें। इनकी वैल्यूज क्या हैं, देखो पहले वाले के लिए φ1, इस वाले सरफेस के लिए E और S सेम डायरेक्शन में है ना, तो हम लिखेंगे ES cos 0 डिग्री प्लस φ। E और DS हर पार्ट के लिए कहाँ हैं, E और DS हर पार्ट के लिए परपेंडिकुलर है cos 90, और इस वाले के लिए E और S सेम डायरेक्शन में है, तो ES cos 0 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। ठीक, ये तो हो गया 0। ES cos 0 E इंटू S प्लस 0 प्लस ES इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ES प्लस ES 2ES इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और हम क्या निकालना चाह रहे थे, E निकालना चाह रहे थे। E आ गया मेरा Q बाय 2S इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर हमें S तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है वो सिग्मा है। तो ये हर जगह सेम होगा बिकॉज ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इसका हर जगह पर सेम होगा, तो इसके लिए भी सिग्मा ही होगा। तो इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं लगाऊंगा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चों चार्ज की वैल्यू क्या आई, चार्ज की वैल्यू आई सिग्मा इंटू एस। चार्ज की वैल्यू आई सिग्मा इंटू एस, तो क्यू की जगह अगर मैं लिख दूं सिग्मा इंटू एस अपॉन 2s इंटू एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कटेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के पास किसी पॉइंट पे, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम शीट। इससे पहले हमने जो डेरिवेशन किए लाइन चार्ज के लिए, स्फीयर के लिए, वहां पर हमने जो पॉइंट लिया उसको उस कॉन्फ़िगरेशन से r डिस्टेंस पर लिया, और फॉर्मूला जब आया फील्ड का तो उसमें हर जगह r आया, यानी कि चार्ज लाइन चार्ज के लिए, स्फीयर के लिए जो फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। बट यहां पर ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का r, वो कहीं नहीं आया। इसका मतलब है कि फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होने की वजह से देखो जैसे ये शीट है ना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फील्ड की
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? अगर शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, और यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। अब इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस का मतलब है कि अगर मैं यहां पर लेता हूं, देखो फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है? जहां पर फील्ड स्ट्रांग है वहां लाइंस पास पास होती हैं, जहां फील्ड वीक है वहां पे लाइंस दूर दूर हो जाती हैं। बट अगर मैं पॉइंट यहां लेता हूं या यहां लेता हूं या यहां लेता हूं, तो हर जगह पे जो लाइंस की स्पेसिंग है वो बराबर है। इसका मतलब है आप यहां पर लोगे तो भी उतनी स्पेसिंग आएगी। आप सोचो कि जैसे ये बिल्कुल सीधी चलती जा रही है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, तो आप यहां पे पॉइंट लो, यहां पर लो, यहां पर लो, हर जगह जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपको सेम मिलेगी ना। बट ये बात ट्रू उसके लिए है जब पॉइंट काफी पास हो, मतलब पॉइंट पास हो और एज कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ द शीट जो डिस्टेंस है वो कम हो। और अगर मैं पॉइंट लेता हूं एजिस के पास, तो देखो यहां पर फील्ड लाइंस जो हैं वो डिस्टॉर्ट होंगी थोड़ी सी, मतलब एजिस के पास की बात नहीं हो रही, ये पॉइंट जो है वो उसके एजिस के पास नहीं है, और वो डायमेंशंस बहुत कम होती हैं जो एजिस की होती हैं, जहां पर फील्ड लाइंस ऐसी हो जाती हैं, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो शीट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आपको डिस्टेंस के साथ इसका सपोज ग्राफ प्लॉट करना हो, तो डिस्टेंस पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रही, तो डिस्टेंस के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, मान लो इसके सरफेस के पास ऐसी है, तो डिस्टेंस के साथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने यहां पर जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है गॉस थ्योरम का इंटीग्रल के साइन के साथ वो नहीं लिया, बिकॉज वो हम तब लेते हैं जो हमारा सरफेस फाइनाइट हो, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करके पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे, तो पूरा सरफेस एरिया तभी आएगा ना अगर वो कोई फाइनाइट सरफेस हो। ये तो पूरा जो है वो इनफाइनाइट है, तो इस पूरे के लिए गॉस थ्योरम नहीं लगाया, हमने इतने से पार्ट के लिए लगाया जिस पार्ट का मुझे सरफेस एरिया पता था एस, तो इसलिए इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 4th एप्लीकेशन था। 4 एप्लीकेशंस आपकी गॉस लॉ की कंप्लीट हो गई। चलो बाय।